पहले चरण के बाद, दूसरे चरण के बाद या सातवें चरण के बाद एक बात तय है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के नाम पर, उनके काम पर एनडीए सरकार पिछले 10 सालों से जिस तरीके से अपने वादों को पूरा कर दिया, ये बहुत बड़ा विश्वास लोगों के बीच में घर किया है, जो परिणाम में 4 तारीख को देखने को मिलेगा। एक तरफ मोदी की गारंटी है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है जो आपसे आपकी ज़मीन जायदाद सब हड़पने में लगा। इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर जिस तरीके से विपक्ष की मंशा सामने आई है, कांग्रेस की मंशा सामने आई है, एक गरीब आदमी पाई जोड़कर अपनी संपत्ति, अपनी पूंजी अर्जित करता है ताकि वो आने वाले दिनों में अपने बच्चों को सौंप कर जा सके। ऐसे में उस व्यक्ति के जाने के बाद 50% से ज़्यादा वो संपत्ति सरकार के द्वारा जब्त कर ली जाएगी। 55%, ये बहुत बड़ी होगी। ऐसे में किसान हो, उसकी ज़मीन हो, मजदूर की संपत्ति हो, महिलाओं के गहने जेवर हो, जिस तरीके से इसके ऊपर टैक्स लगाने की सोच कांग्रेस और उसके घटक दल लेकर आए, ये अपने में दर्शाता है कि किस तरीके से लूट, जैसा हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि ज़िंदगी के साथ तो करते ही करते हैं, ज़िंदगी के बाद भी ये लोग लूट मचाने की सोच कांग्रेस और तमाम घटक दल कर रहे हैं, जिसमें राजद भी मजबूती से इन लोगों का साथ दे रही है। तो ऐसे में जनता कतई इन लोगों को स्वीकारने नहीं वाली। इन लोग के पास मुद्दा है नहीं, ले दे के घुमा फिरा के बस संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, यही डर दिखा के 2015 में भी पूरा चुनाव इसी पे इन लोगों ने निकाल लिया। आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान समाप्त कर देगा, क्या हो गया? और जो प्रधानमंत्री खुद इसी संविधान की वजह से 3 बार एक राज्य के मुख्यमंत्री बने हो, आज तीसरी बार वो देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हो, तो कोई क्यों इस संविधान को हटाना चाहेगा? पर ये डर दिखाने का काम जिस तरीके से विपक्ष करता आया है, इस बार कम से कम देश की जनता और ख़ास तौर पर बिहार की जनता, क्योंकि मैं हर सीट पे जा रहा हूँ, बिहार की जनता इस बार इस चलावे में आने नहीं वाली। और ये बात है कि बड़े अंतराल से, बड़े मार्जिन से इस बार हम लोग 40 की 40 सीटें जीतेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है ईवीएम को लेकर, क्या ईवीएम को लेकर अब तमाम विवाद को खत्म कर देना, मतलब हो जाना चाहिए? भाई, अब सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद अब भी अगर कोई इस पे विवाद खड़ा करता है तो कहीं ना कहीं कोर्ट की अवमानना करता है, न्यायालय की अवमानना करता है। जिस तरीके से अपनी टिप्पणी में बहुत सख्त रुख अपनाते हुए आज सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, उसमें यहाँ तक भी कहा गया है कि किस तरीके से बूथ कैप्चरिंग और इस तरीके से बैलेट पेपर को लेकर जिस तरीके से दबंगइयों द्वारा ये कृत किया जाता था, कहीं ना कहीं उससे ईवीएम मशीन के आने के बाद उससे कहीं ना कहीं राहत मिली। और देखिए, विपक्ष बार बार पर ये कहती है कि भाई ईवीएम मशीन मैनिपुलेट की जा सकती है, तो आप क्यों नहीं आप छोड़ देते फिर कांग्रेस की सत्ता को? तेलंगाना से आप क्यों नहीं इस्तीफा दे देते? जिन राज्यों में आपकी सरकार बन जाए वहाँ की ईवीएम मशीनें ठीक हो जाती हैं, और जहाँ पे आपकी सरकार नहीं बनती है वहाँ पे ईवीएम मशीन खराब हो जाती है। और अभी दूर के नहीं, हाल फिलहाल के चुनाव कर्नाटका में हाल फिलहाल में हुए, हिमाचल प्रदेश में हाल फिलहाल में हुए, तेलंगाना में हाल फिलहाल में हुए। इन राज्यों में आपकी सरकार बन गई तो ईवीएम मशीन सही है। हकीकत है अपनी हार का ठीकरा फोड़ने के लिए इनके पास कुछ है नहीं, तो ईवीएम मशीन पर दोष देते हैं। राहुल जी वायनाड के साथ अमेठी में ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चर्चा हो रही है, किस तरीके से लेते हैं उनके फैसले को? ये तो सबको बताइए कि लड़ेंगे ही, और बस वायनाड की जनता के बीच में भ्रम फैलाए रखने के लिए जब तक वहाँ पे मतदान नहीं हो गया था, तो वहाँ पर ये लोग इस बात को छुपा के रखे हुए थे। और अब ये लोग जाएंगे, अब वहाँ पे भी अमेठी भी जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। डर है हार का, और इस बार तो वायनाड में भी इन्हीं के तथाकथित इंडिया अलायंस के सहयोगी ही इन्हीं के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। तो पहली बात तो गठबंधन ही कैसा कि आपके गठबंधन के सबसे बड़े दल के सबसे बड़े नेता के सामने आप ही के घटक दल के प्रत्याशी चुनाव में उतरे हुए हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये इंडिया अलायंस जो है ये सहज नहीं है, एक दूसरे के विरोधाभास में उतरा हुआ ये अलायंस है।
और इसीलिए ये हार का डर है कि अब राहुल जी दो जगह से चुनाव। अगलगी की घटना में गए हैं, वहाँ की व्यवस्था क्या देखा आपने, कुछ कहेंगे? कल ही प्रशासन के संपर्क में आकर डीएम साहब से मेरी बात हुई थी, उनको मैंने आग्रह भी किया था और डीएम साहब कल गए भी थे। जो एक बुजुर्ग जिनका दुखद निधन हुआ, उनके परिवार को मुआवजा दिया गया। कम्युनिटी किचन की व्यवस्था वहाँ पे शुरू करवा दी गई है। साथ ही में पन्नियाँ बांटने की व्यवस्था या जो मवेशी हैं उनके चारा की, उनके पानी वगैरह पीने की तमाम व्यवस्था जो तत्काल प्रभाव से की जा सकती थी वो तो करवा दी गई। पर हाँ, एक स्थायी व्यवस्था अब कराने की ज़रूरत है। मेक शिफ्ट अरेंजमेंट का आग्रह मैंने डीएम साहब से किया है जब तक इन लोग के स्थायी घर नहीं बन जाते, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा हुआ है, तमाम टेक्निकलिटीज़ को भी देखना होगा। पर तब तक एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट किया जाए। बड़ी और दुखद घटना है ये, इसमें हर संभव प्रयास किया जाएगा कि जो लोग हैं उनको आगे कोई कठिनाई ना आए। नामांकन के दिन चाचा जी को बुलाया जाएगा क्या? अभी तक दिख नहीं रहे हैं साथ में। बिल्कुल, मैंने उनको हर कार्यक्रम में आमंत्रित तो मैंने उनको हमेशा किया। जब से पापा की बरखी से लेकर अभी तक अपने हर कार्यक्रम में मैंने उनको आमंत्रित मैंने किया। नहीं आने का फैसला हमेशा उन्हीं का ही रहा है। इसमें करेंगे आमंत्रित?